धरती पर एक नया हिमयुग शुरू हो रहा था जब अचानक उसकी कक्षा में एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार एक अन्य सौर मंडल तक जाता था, जहां राया नामक एक रहने योग्य ग्रह मौजूद था। वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि धरती का एक साल राया पर 18 वर्षों के बराबर है। ठंड और भुखमरी से बचने के लिए हजारों लोग इस द्वार से होकर राया की ओर निकल पड़े, लेकिन अधिकांश लोग धरती पर ही रहने को मजबूर थे। जब धरती के सारे संसाधन खत्म होने लगे तो एक बड़े स्तर पर पलायन शुरू हुआ, जिसे राया के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। ब्रैन मार्शल उन्हीं शरणार्थियों में से एक था जो किसी भी तरह राया तक पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसका जहाज लक्ष्य के करीब पहुंचा, उस पर हमला हो गया। ब्रैन अपने एआई सहायक एडिसन के साथ एक बचाव कैप्सूल में फंस गया। जब ऑक्सीजन खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे थे, एडिसन ने एक पास के अंतरिक्ष यान निसा का पता लगाया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। एडिसन ने सुझाव दिया कि वे उस जहाज की ओर बढ़ें, लेकिन ऐसा करने के लिए कैप्सूल को इतनी तेजी से बढ़ाना होगा कि यह ब्रैन के शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। सौभाग्य से ब्रैन के पास एक विशेष दवा थी, जिसे सीधे दिल में इंजेक्ट करने से शरीर तीव्र गुरुत्वाकर्षण जी फोर्स सहन कर सकता था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने इंजेक्शन लगाया और जहाज की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही कैप्सूल निसा से जुड़ा, ब्रैन अत्यधिक दबाव की वजह से बेहोश हो गया। इस दौरान उसे धरती पर बिताए अपने आखिरी दिनों की याद आई, जब उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। उसने अपनी बेटी राइली के साथ अपनी पत्नी को अपने पिता के घर के पास दफनाया। अंतिम संस्कार के बाद वे अपने दादा के घर लौटे, जहां एक पड़ोसी खाने की कमी की शिकायत कर रही थी। ब्रैन के पिता को उस महिला पर दया आई और उन्होंने उसे कुछ डिब्बा बंद भोजन दे दिया। यह देखकर ब्रैन नाखुश हुआ और उसने अपने पिता को चेतावनी दी कि इस समय किसी को अपने पास मौजूद सामान के बारे में बताना खतरनाक हो सकता है। उसने सुझाव दिया कि वे वहां से निकल जाएं, लेकिन उसके पिता ने इनकार कर दिया। वर्तमान में ब्रैन ने होश में आते ही एडिसन को सक्रिय किया और जहाज के अंदर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे वहां मृत क्रू मेंबर्स के शव मिले। उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी चीज थी जिस पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। कुछ ही देर में वह जहाज की एक दीवार पर लगे क्रू मेंबर्स के फोटो देखता है और उसे याद आता है कि राया के लोग खुद को इंसानों से कहीं अधिक विकसित और श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रैन को जहाज में खाने पीने और दवाइयों का भंडार मिल जाता है, लेकिन तभी एडिसन उसे बढ़ते हुए रेडिएशन के बारे में चेतावनी देता है। इसी दौरान एक महिला अचानक उस पर बीम गन तान देती है। वह उसे जहाज के क्रू को मारने का दोषी ठहराती है, लेकिन ब्रैन सफाई देता है कि वह अभी अभी यहाँ आया है। गुस्से में महिला कहती है कि राया के लोग धरती के इंसानों को सहायता भेजते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह धोखा दिया जाता है। ब्रैन उसे चुनौती देता है कि अगर वह इतना ही यकीन रखती है कि वही हत्यारा है तो उसे मार दे, लेकिन इससे पहले कि महिला गोली चलाए, ब्रैन उसे धक्का देकर भाग जाता है। हालांकि महिला जहाज को बेहतर जानती थी और दूसरी तरफ से उसे घेर लेती है। वह ब्रैन को गिरा देती है, लेकिन वह फिर से खुद को छुड़ाकर भाग निकलता है। वह किसी तरह मेडिकल बे तक पहुंच जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। वहां उसे एक कैप्सूल में पड़ा क्रू मेंबर का शव दिखाई देता है। पास में एक स्क्रीन पर पूरे क्रू की जानकारी थी, जिससे ब्रैन को अपनी हमलावर महिला के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अब भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जहाज पर वास्तव में क्या हुआ था। तभी वह देखता है कि महिला जबरन मेडिकल बे में घुसने की कोशिश कर रही है। ब्रैन जल्दी से छिप जाता है और जैसे ही महिला अंदर आती है, वह अचानक हमला कर उसे बेहोश कर देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन महिला जल्दी ही होश में आ जाती है और जहाज के फायर सप्रेशन सिस्टम को सक्रिय कर देती है, जिससे पूरे जहाज से ऑक्सीजन खींची जाने लगती है। ब्रैन किसी तरह एक ऑक्सीजन पाइप ढूंढकर उसके पास सांस लेने की कोशिश करता है। तभी वह महिला एक ऑक्सीजन मास्क पहने हुए फिर से उसके सामने आ जाती है। ब्रान और ओशा के बीच फिर से लड़ाई छिड़ जाती है। हालांकि ब्रान कमजोर हो चुका है, वह एक बार फिर महिला को बेबस कर देता है, जबकि एडिसन एयर सप्लाई को बहाल कर देता है। ओशा को बेहोश छोड़कर ब्रान जहाज के कंट्रोल रूम की ओर बढ़ता है ताकि एडिसन को जहाज की एआई से जोड़ सके। लेकिन तभी एडिसन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। रियान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खिलाफ है और इसे पृथ्वी के विनाश का कारण मानते हैं। इस जहाज पर कोई एआई मौजूद ही नहीं। 600 सालों में भी रियान तकनीकी रूप से इंसानों से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। इसके बावजूद एडिसन जहाज की कंट्रोल प्रणाली में प्रवेश करता है। तभी ओशा होश में आकर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है, चेतावनी देती है कि स्क्रीन पर चमकते क्षेत्र को न छुआ जाए। लेकिन ब्रान उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि रियान को यह अधिकार किसने दिया कि वे तय करें कि कौन रिया पर रह सकता है और कौन नहीं। आखिरकार वे भी तो कभी पृथ्वी से ही आए थे, फिर क्यों वे अपने ही लोगों के जहाजों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें रिया पर बसने से रोक रहे हैं। गुस्से में ब्रान स्क्रीन पर चमकते बटन को दबा देता है। अचानक अलार्म बज उठता है और ओशा घुटनों के बल गिर जाती है, अविश्वास में कि ब्रान ने सच में ऐसा कर दिया। एडिसन उसकी जल्दबाजी पर नाराजगी जाहिर करता है
और चेतावनी देता है कि इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अगले ही पल बढ़ी हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रान को जमीन पर पटक देती है। भूतकाल में ब्रान अपने ससुर को छोड़ने के लिए राजी नहीं कर पाता। हार मानकर वह खेत में एक जगह खुदाई करता है और वह बॉक्स निकालता है जिसमें उसने अपनी बेटी के रिया जाने के लिए पैसे बचाकर रखे थे। उसकी बेटी राइली अपने रिश्तेदारों को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है, लेकिन ब्रान और उसके ससुर खुद को नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा मानते हैं। अचानक एक अलार्म बज उठता है। ब्रान राइली को एक कंटेनर में छिपने को कहता है और खुद हथियार उठा लेता है। ब्रान होश में आता है और एडिसन बताता है कि किसी ने जानबूझकर जहाज की नेविगेशन प्रणाली को नष्ट कर दिया था, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा। जब ब्रान ने इंजन दोबारा चालू किए तो उन्हें बंद करना असंभव हो गया। अब जैसे ही वे बीकन के पास पहुंचेंगे, एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से उनका मार्ग बदल जाएगा और वे शरणार्थी स्टेशन से टकरा जाएंगे, जिससे सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। ब्रान को एहसास होता है कि वह अकेले इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता। वह दरवाजा खोलते ही ओशा उस पर झपट पड़ती है। किसी तरह वह उसे एक कुर्सी पर धकेलता है और आरोप लगाता है कि रियान ने जानबूझकर यह दुर्घटना करवाई ताकि शरणार्थी मारे जाएं। लेकिन ओशा दावा करती है कि इसके पीछे पृथ्वीवासी हैं। वह बताती है कि निसा जहाज पृथ्वीवासियों के स्टेशन के लिए राशन ले जा रहा था, लेकिन निरीक्षण के दौरान बिना दर्ज किए गए कार्गो का पता चला। जब इसकी जांच की जा रही थी, वह सो गई। जागने पर उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मरते हुए कप्तान ने उसे बताया कि उसने जहाज की प्रणालियां बंद कर दी हैं। जब वह यह समझने के लिए ब्रिज पर पहुंची कि आखिर हुआ क्या था, तभी ब्रान वहां धमका और सब बर्बाद कर दिया। ब्रान दोहराता है कि उसने जहाज पर तभी प्रवेश किया जब यह घटना पहले ही हो चुकी थी। उसे मेडिकल पॉड में पड़े आदमी की याद आती है, जिसे ओशा ढेकर कहती है। शायद उसी ने क्रू को मार डाला और फिर खुद को मेडिकल पॉड में बंद कर लिया। ओशा की कलाई पर एक कड़ा है जो अपराधियों के लिए होता है। वह स्वीकार करती है कि उसने पृथ्वीवासियों को मारा है, लेकिन इससे पहले कि बहस और बढ़े, एडिसन उन्हें याद दिलाता है कि अगर वे बचना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। एआई बताता है कि जहाज अब स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष में फैले मलबे के बीच से गुजर रहा है। ब्रान खुद को रोक नहीं पाता और कटाक्ष करता है कि यह मलबा उन पृथ्वीवासी जहाजों का है जिन्हें रियानो ने नष्ट कर दिया। लेकिन एडिसन फिर से उन्हें झगड़ने से रोकता है। ओशा को इंजन कक्ष में जाना होगा, जहां एक बड़ा छेद है, और इंजन को डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि जहाज को सही दिशा में मोड़ा जा सके। उसी समय ब्रान को अंदर से लीवर घुमाना होगा। ओशा जाते जाते ब्रान को तिरस्कार भरी नजर से देखती है और उसे अपमानजनक इशारा करती है। तभी डेकर होश में आ जाता है और मेडिकल पॉड से बाहर निकलता है। ओशा पहला इंजन डिस्कनेक्ट ही कर रही होती है कि ब्रान उसे चेतावनी देता है कि आगे भारी मलबा है और जहाज में बहुत बड़ा छेद है। वे दूसरे इंजन पर काम शुरू ही करते हैं कि ओशा का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ब्रान उसे तुरंत बचाता है। बाद में एडिसन समझाता है कि उन्हें एक साथ इंजन का नियंत्रण लेना होगा और एकदम सही तालमेल में काम करना होगा। दोनों जॉयस्टिक थाम लेते हैं। जहाज का रास्ता बदलने लगता है, लेकिन वे भारी झटकों से कांप उठते हैं। आखिरी मोड़ पूरा करते ही वे जबरदस्त जी फोर्स के कारण जमीन पर गिर जाते हैं। अब भी खत्म नहीं हुआ था। तीसरी बार घूमते ही ब्रान लगभग बेहोश होने लगा। ओशा ने उसकी उत्तरी हुई बांह को झटके से वापस अपनी जगह किया, जिससे वह दर्द के मारे बेहोश हो गया। वह फिर से अतीत में चला गया। जब उनके पड़ोसी उसके ससुर के घर पहुंचे थे, वे वही सामान लेने आए थे जिसका खुलासा बूढ़े आदमी ने किया था। दादाजी ने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन पड़ोसी मजबूर था। उसका परिवार भूखा था और उसके माता पिता मर चुके थे। उन्हें झुकाने के लिए पड़ोसी ने अपने आदमी को राइली को ढूंढने का आदेश दिया। एक व्यक्ति उस कंटेनर को खोलता है जिसमें वह छिपी थी। यह देखकर बूढ़े आदमी और ब्रान ने गोलियां चला दी, जिससे कुछ लोग मारे गए। राइली जैसे ही बाहर निकली, उसने देखा कि पड़ोसी की पत्नी भी हथियारबंद थी और उसने गोली चला दी। ब्रान, जो पहले ही घायल हो चुका था, ने महिला को मार डाला। वर्तमान में ओशा को राइली की एक तस्वीर दिखी। ब्रान ने बताया कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है। अप्रत्याशित रूप से ओशा ने कहा कि उसने भी अपना परिवार खो दिया। रिया की सरकार को धरतीवासियों की मदद करने की उनकी कोशिशें पसंद नहीं आई। उसे राजनीति की समझ नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि कई रियंस धरतीवासियों को दुश्मन नहीं मानते। ब्रान ने बताया कि उसने धरती छोड़ने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वह जिंदा रहेगा। एडिसन ने उन्हें एक याद दिलाया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो काम करना होगा। अब ब्रान को नेविगेशन बे में जाकर जले हुए बोर्ड निकालने थे, लेकिन वहां तापमान -40 डिग्री था। ब्रान ने अपना सूट पहना, जिस पर ओशा हंस पड़ी। रिया पर हमेशा गर्मी रहती थी, लेकिन कभी धरती भी गर्म हुआ करती थी। ब्रान कड़ाके की ठंड में बाहर निकला और जल चुके बोर्डों को तलाशने लगा। तभी डेक्कर ने एक स्विच तोड़ दिया। ओशा ने यह देख लिया और वह तुरंत कॉरिडोर की ओर बढ़ी। वह चौंक गई। डेक्कर भी उन्हीं प्रवासियों में से एक था जो उनके साथ आया था। डेक्कर ने कबूल किया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रियंस ने उसके बच्चों को पकड़ रखा था और धमकी दी थी कि अगर उसने स्टेशन नष्ट नहीं किया
तो वे उन्हें मार देंगे। यह एक आसान तरीका था। एक धरतीवासी अपने ही लोगों को मार देगा, लेकिन पहले उसे ओशा को खत्म करना था। इधर ब्रान ने अपना काम पूरा कर लिया और ओशा से जहाज में लौटने देने को कहा, लेकिन ओशा अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी और ब्रान ने किसी और रास्ते से अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां से निकलने के लिए उसे अपने गियर उतारने पड़े। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसने ग्रिल खोली और अंदर गिर पड़ा। उधर ओशा ने डेक्कर को बेहोश कर दिया और तुरंत ब्रान को मेडिकल कैप्सूल में डाल दिया। एडिसन ने बताया कि सिस्टम रिब्यूट होते ही जहाज का नियंत्रण वापस आ जाएगा। कुछ समय बाद ब्रान होश में आया और कैप्सूल से बाहर निकला। ओशा ने उसे डेक्कर से मिली जानकारी बताई। ब्रान ने सुझाव दिया कि इस वीडियो को रियंस को दिखाया जाए, जिससे सरकार को जवाब देना पड़े, लेकिन पहले उन्हें अपना काम पूरा करना था। इस बीच डेक्कर फिर होश में आ गया। एडिसन ने चेतावनी दी कि भारी जी फोर्स लौट आने वाला है। ब्रान दवा लेने कार्गो वे में गया, लेकिन वहां उसे एक बड़ा बम भी दिखा। वह जल्दी से ब्रिज की ओर भागा, लेकिन डेक्कर ने उसे सिर पर मार दिया। ओशा को कंट्रोल सिस्टम दोबारा चालू करने के लिए एक तार को काटना था। समस्या यह थी कि एडिसन को नहीं पता था कि कौन सा सही होगा। अगर उसने गलत तार काटा तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम 3 मिनट के लिए बंद हो जाता। इसका मतलब था कि उसे इस दौरान सांस रोकनी होगी। उसने हिम्मत जुटाई और सही तार काट दिया। उधर डेक्कर ने ब्रान से माफी मांगी, लेकिन कहा कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तभी जी फोर्स फिर से बढ़ गया। ब्रान को फिर से वह दिन याद आया जब उसने राइली को घायल हालत में पाया था। अपनी आखिरी सांसों में राइली ने उसे एडिसन दिया था, जिसे उसने खुद बनाया था। उसने ब्रान से वादा लिया था कि वह धरती छोड़ देगा। वर्तमान में एडिसन ने ओशा को अंतिम निर्देश दिए और उसे जीवित रहने के लिए कहा। ब्रान ने खुद को इंजेक्शन लगाया और ओशा की मदद के लिए दौड़ा। उसने डेक्कर से लड़ाई की और आखिरकार उसे हरा दिया। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह पुल तक पहुंचता है और ओशा को एंटीजी फोर्स ड्रग दे देता है। उसे राइली के अंतिम संस्कार का दिन याद आता है, जब उसके ससुर ने उसे वादा निभाने की याद दिलाई थी। शायद वह सच में इस दुनिया में कुछ बदल सकता था। उसी पल उसने एडिसन को सक्रिय किया था। वर्तमान में ओशा और ब्रान होश में आते हैं और एडिसन उन्हें बताता है कि जहाज का पूरा नियंत्रण वापस पाने के लिए सभी सिस्टम्स को फिर से चालू करना होगा। इसका मतलब है कि एडिसन फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट हो जाएगा। ब्रान इसे स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन एडिसन के पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने पहले ही डेकर के इकबालिया वीडियो को सिस्टम में अपलोड कर दिया है और रिब्यूट के बाद वह सार्वजनिक हो जाएगा, जिससे सरकार के अपराध सबके सामने आ जाएंगे। शायद तब कुछ बदले। ब्रान एडिसन को अलविदा कहता है और सिस्टम को रिब्यूट कर देता है। जहाज दिशा बदलकर स्टेशन से दूर जाने लगता है। अपनी अंतिम शक्ति से डेकर बम को सक्रिय करता है, जिसकी सूचना तुरंत पुल पर मिलती है। ओशा जहाज को गेट की ओर मोड़ती है, जबकि ब्रान बम को एयरलॉक तक ले जाता है। लेकिन जब सब कुछ योजना के अनुसार लग रहा होता है, तो वह स्वीकार करता है कि छोटा एयरलॉक नहीं खुलेगा। इसलिए वह स्पेस सूट पहनकर बम के साथ अंतरिक्ष में जाएगा। थोड़ी देर बाद ओशा अंतरिक्ष में एक विस्फोट देखती है। वह ब्रान के लिए शोक मनाती है, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। ब्रान लौट आता है। दोनों एक साथ बर्फ में जमी पृथ्वी को देखते हैं और जहाज की मरम्मत शुरू करने की बात करते हैं। 9 महीने बाद वे सिस्टम को पूरी तरह ठीक कर लेते हैं। रिया पर लगभग 15 साल बीत चुके हैं और अब वे दोनों वहां लौट रहे हैं। जैसे ही वे नजदीक आते हैं, उन्हें मी रिया से एक संदेश मिलता है। पृथ्वी का डिस्पैचर निस्सा से संपर्क पाकर बेहद खुश होता है। यह जहाज अब एक किंवदंती बन चुका है, क्योंकि इसने मानव संबंधों को बदलने में सफलता पाई।